हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। जैसा आप सभी को पता है कि ये हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास चल रही है और ये एक तरीके से सीरीज चल रही है मॉडर्न हिस्ट्री की। फ्रॉम स्टार्टिंग स्क्रैच से हमने मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट किया है और ये जो सीरीज होगी ये चलती रहेगी और इसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री को स्क्रैच से जीरो से लास्ट तक खत्म करने वाले हैं। ओके, तो अभी तक 3 कक्षा इसकी हो चुकी है, 3 क्लासेस हो चुकी है, जिसमें अभी तक हमने डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर देखा है। जनरली उसमें हमने, अगर हम टाइमलाइन की अगर हम बात करें तो 1707 डेथ ऑफ द औरंगजेब से लेकर के हमने अभी तक मुगल एम्पायर का जो लास्ट रूलर था बहादुर शाह जफर, उसके बारे में देखा है। ओके, अब हम ये देखेंगे कि जैसे जैसे औरंगजेब की डेथ हुई तो हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जो रीजनल स्टेट्स हैं वो उभर के आते हैं, सामने आते हैं, जिनमें 3 टाइप के स्टेट्स को हमने क्लासिफाई किया था वहां पे, जिसमें एक था सक्सेसर स्टेट, सेकेंड वन वाज द रेबल स्टेट एंड थर्ड वन वाज द इंडिपेंडेंट स्टेट। ओके, तो हम बारी बारी से इन तीनों को पढ़ेंगे और ये तीन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये तीन पढ़ने के बाद ही जो आगे के वॉर्स होंगे, जो जब यूरोपियंस का हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, यूरोपियन कैसे हमारे देश में एज ए ट्रेडर्स आए थे और फिर उन्होंने अलग अलग तरीके से, अलग अलग युद्ध नीति से, अलग अलग स्ट्रेटजीज से इन्होंने सबको हराना स्टार्ट किया, सबको हराया। और जिसमें इन्होंने बंगाल को हराया था, मराठाज के साथ इन्होंने युद्ध लड़े और जीते, बंगाल को हराया, कर्नाटिक्स को हराया। तो ये जो तो वो जो युद्ध होने वाले हैं हमारे कक्षा कक्षा में, मीन्स की जो हम पढ़ने वाले हैं उन वॉर्स के बारे में, उसके लिए एक बेसिक रहेगा ये। तो इसे आप देखना ना भूलें, इसे आप हल्के में ना लें। और मैं बारी बारी से हर स्टेट के बारे में, जैसे आज हम सक्सेसर स्टेट की हम शुरुआत करने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले हैदराबाद पढ़ेंगे। हैदराबाद आपको पता है कैसे निजाम का शासन था वहां पे, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, और उसके बाद धीरे धीरे हम मराठा, मैसूर, केरला, जाट, सिख सबके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। अगर आपको कुछ भी डाउट है कि पहले 3 लेक्चर में क्या हुआ था, मुगल का डिक्लाइन कैसे हुआ था, तो आप जा करके हमारा जो लेक्चर 1.1 है, 1.2 है, 1.3 है, उसमें हमने वो अच्छे तरीके से हर एक टॉपिक को, हर एक पॉइंट को हमने अच्छे से समझा है। और जो चैप्टर थर्ड है, 1.3 है, उसमें लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। तो मेरा और हमारा ये कहना है कि हम पढ़ाई के साथ साथ उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस होंगे हम बीच बीच में उसको भी कोशिश करते रहेंगे। और साथ ही साथ ऐसा है कि अगर ये इमरजेंस ऑफ रीजनल स्टेट पढ़ रहे हैं तो मैं इसमें जो आगे के लेक्चर्स में कभी अगर मैं हम क्वेश्चन करेंगे तो हम पिछले चैप्टर से रिलेटेड भी क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि हमारा जो है रिवीजन जो है हमेशा हमेशा रिवीजन होते रहे। पढ़ तो कोई भी सकता है दोस्तों, एक बार तो कोई भी पढ़ सकता है, बट उसको जो बार बार रिवीजन करता है वही आगे बढ़ता है, वही जीतता है। तो इसीलिए रिवीजन इज द की। आप समझो, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके डाउट पूछो और बार बार रिवीजन करो, बार बार रिवीजन करो। रिवीजन के बिना नथिंग, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आप कितना भी पढ़ लो, आप 10 बुक पढ़ लो, कुछ भी नहीं होगा। बट आप एक स्टैंडर्ड बुक को बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, मीन्स की रिवाइज करो, तो आप सबसे आगे निकल जाओगे। ओके, और मैं ये बोलूंगा कि रिवीजन करने के टाइम में आप लिख के प्रैक्टिस करो, लिख के प्रैक्टिस करोगे और लिख के प्रैक्टिस करने से क्या होगा, आपके वो चीज ज्यादा देर तक आपके माइंड में रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा बस यही कहना है कि जो भी आप पढ़ रहे हो उसको बार बार रिवाइज करो और हमसे जुड़े रहिए। हम यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत कर रहे हैं, स्टार्टिंग से लेकर के, स्क्रैच से लेकर के हम लास्ट तक जाएंगे। ओके, तो हर एक पॉइंट यहाँ पे आपका कवर होगा, बिना किसी डाउट के आप आगे बढ़ते रहिए। जो भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में देखिए। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि हम देखने वाले हैं, सॉरी, कि हम देखने वाले हैं कि इमरजेंस ऑफ रीजनल स्टेट्स हम देखेंगे यहाँ पे। तो आफ्टर हमने हमने आपको ये बताया था कि जो, हाँ, जो औरंगजेब था, औरंगजेब की डेथ के बाद क्या हो रहा है कि अलग अलग जो मुगल शासन है, मुगल शासन, मान लो ये मुगल शासन है, ठीक है। तो मुगल शासन में ये क्या है, इट इज अ सेंटर पॉइंट। मान लो कि इट इज अ दिल्ली, दिल्ली से जहां से सबका राज हो रहा है। तो धीरे धीरे मैंने आपको बताया था कि ये जो सेंटर है, यही अगर कमजोर होते रहा, यही वीक हो गया, तो ये अपने से जो ब्रॉड
जो दूर इसके राज्य हैं, क्या वो उन पे कड़ी नजर रख पाएगा? ऑब्वियसली नहीं रख पाएगा। तो उसका रीजन क्या हुआ, इसके जो कुछ गवर्नर्स हैं वो इंडिपेंडेंटली रूल करने लगे, कुछ स्टेट्स इनसे अलग हो गए और कुछ इनसे रिबेल करके अपना अपने एक नए स्टेट की जो है इन्होंने स्थापना कर दी थी। ठीक है, तो इसमें हमने आज हम देखेंगे सक्सेसर स्टेट के बारे में। और हम जानते हैं कि इसके अलावा दो टाइप के स्टेट्स और थे, रिबेल स्टेट और इंडिपेंडेंट स्टेट। तो सक्सेसर स्टेट, रिबेल स्टेट और इंडिपेंडेंट स्टेट के बारे में हमने लेक्चर 1.3 में एक बार देख चुके, हमने एक बार कवर किया है। तो अगर आपको अगर इसको इसके बारे में अच्छे से जानना है तो आप एक बार लेक्चर 1.3 में जाओ और अच्छे से इसको देखो कि सक्सेसर स्टेट्स क्या थे, कैसे बने थे, रेबेल स्टेट क्या थे और इंडिपेंडेंट स्टेट क्या थे। ठीक है, तो सक्सेसर स्टेट में हमने यहाँ बताया है कि अवध, बंगाल और हैदराबाद है, ये तीन स्टेट जो थे ये सक्सेसर स्टेट्स में आते थे, अवध, बंगाल और हैदराबाद। ओके, तो आज हम मेनली एक स्टेट को कवर करेंगे, हैदराबाद के बारे में। ठीक है, आपको हैदराबाद के बारे में पता है कि ये क्या था, यहाँ पे निजाम का शासन था। तो वो निजाम आए कहां से? ठीक है, तो उससे हम देखेंगे, मीन्स कि निजाम आए कहां से और कैसे फिर निजाम का अंत हुआ। वो तो अभी हम थोड़ा बहुत देखेंगे, डिक्लाइन के बारे में भी देखेंगे, बट ब्रॉडली डिक्लाइन हम देखेंगे जब कार्नाटिक वार देखेंगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी टाइप ऑफ एग्जाम्स। तो उसमें हम उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं हैदराबाद के बारे में। तो एक बेसिक डेफिनेशन क्या है, देखो आप, सक्सेसर स्टेट क्या थे? सक्सेसर स्टेट में हमने आपको पहले ही बताया है कि जो मुगल के जो प्रोविंशियल गवर्नर्स थे, जो मुगल के जो गवर्नर थे, उन्होंने क्या किया कि इंडिपेंडेंटली शासन करने लगे। उनको पता था कि राजा क्या है, राजा कमजोर है। जब राजा कमजोर है तो ऑब्वियसली उनको पता है कि ये कोई डिसीजन ले ही नहीं पाएगा, तो डिसीजन किसे लेना है? मुझे लेना है। अब धीरे धीरे कि उन्होंने वो क्या किया, डिसीजन वो खुद से लेने लगे। हालांकि एक पॉइंट यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि उन्होंने कभी भी जो मुगल का जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, जहां पे वो राजा बैठता था, उससे उन्होंने कभी अपने आप को ऑफिशियली अलग नहीं किया। मीन्स कि अभी भी वो कहते थे कि मेरा राजा कौन है, मेरा राजा मुगल ही है, जो मुगल का जो राजा दिल्ली में बैठा है वही मेरा राजा है। बट ये बस कहने की बात थी, ढाक के बस 3 पार्ट। ठीक है, तो कहने को राजा कौन था? मुगल का जो राजा दिल्ली में बैठा था। बट ये जितने भी डिसीजंस होते हैं, जितने भी पावर, जितने भी डिसीजंस थे, जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के डिसीजन थे, किससे युद्ध लड़ना है, किससे संधि करनी है, कहाँ पे क्या करना है, अपने उस क्षेत्र में किसको जागीरदारी देनी है, किसको कैसा टैक्स लगाना है, एवरीथिंग एवरीथिंग वाज कंट्रोल्ड बाय दैट गवर्नर। और इस तरीके से क्या हो रहा है कि, और धीरे धीरे क्या कर रहे हैं कि पहले क्या होता था, गवर्नरशिप जो था, गवर्नरशिप जो दिल्ली का राजा था, जो मुगल राज था, वो डिसाइड करता था गवर्नर कौन बनेगा। बट आपको पता है कि दिल्ली का राजा तो कमजोर है, तो ये गवर्नर क्या करेगा? ये क्या सोचेगा कि भाई सब कुछ तो मैं कर रहा हूं, तो जो अगला गवर्नर बनेगा वो कौन बनेगा? जिसे मैं बोलूंगा। तो वो बनाएगा किसे? वो बनाएगा या तो अपने रिलेटिव में बनाएगा, अपने भतीजे को बना दिया या फिर अपने बेटे को बना दिया, इस टाइप से। मीन्स की दैट इज कॉल्ड द हेरिडिटरी सिस्टम, वो लागू कर देते हैं। ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो दिस टाइप्स ऑफ स्टेट्स आर कॉल्ड द सक्सेसर स्टेट्स, कि जिन्होंने कभी भी, हु नेवर फॉर्मली ended their links with the central Mughal administration, okay, but virtually exercised autonomy। ऑटोनॉमी मतलब आजादी, अपने मन का काम करना। ऑटोनॉमी इन मैटर्स ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ पावर एट द लोकल लेवल, मीन्स कि सेंट्रल लेवल पे वो बोलते थे कि भाई मुगल ही हमारा राजा है, हम उसके अंडर में हैं। बट अपना जो उसका रीजन था, जो लोकल रीजन था, वहां पे कौन सा क्या काम करना है, वो सारा डिसीजन वहां का वो गवर्नर ले रहा था। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि जो सक्सेसर स्टेट्स हैं वो स्टार्ट किसके द्वारा हो रहा है? they were founded by the Mughal provincial governors, okay, and they never formally severed links with the center। मीन्स कि जो राजा है, दिल्ली का राजा, उससे हमें कभी भी लिंक को अलग नहीं करना है। अभी भी बोलना है कि भाई जो राजा है वो दिल्ली का राजा ही हमारा राजा है। ठीक है, बट लोकल लेवल पे क्या कर रहे हैं कि जो पावर का जो एग्जीक्यूशन है वो खुद से कर रहे हैं, और ये एक्चुअली बहुत ही इंडिपेंडेंट और पावरफुल होते थे। ठीक है, तो ये था
सक्सेसर स्टेट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें आपको पता है कि अवध, बंगाल और हैदराबाद, ये आपको याद रखने की जरूरत है कि अवध, बंगाल और हैदराबाद ये तीनों जो थे सक्सेसर स्टेट्स के अंडर आते थे। अब हम देखेंगे कि जो हैदराबाद है, हैदराबाद का जो फाउंडर था वो था चिन कुलिच खान, जिसे हम निजाम उल मुल्क बोलते हैं, असफ जाह वन। असफ जाह वन मीन्स की जो निजाम उल मुल्क है, जो चिन कुलिच खान है, ठीक है, इसका एक नाम और आगे हम देखेंगे, तो उसने असफ जाही डायनेस्टी की शुरुआत की। ओके, तो हैदराबाद में जो निजाम है वो नथिंग एल्स बट दैट इज द असफ जाही डायनेस्टी। ओके, एंड बंगाल में मुर्शिद कुली खान ने स्टार्ट किया और अवध में सादत खान ने स्टार्ट किया। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि हैदराबाद, बंगाल और अवध, इसमें जो सक्सेसर स्टेट्स थे, दे वेर फाउंडेड बाय द मुगल प्रोविंशियल गवर्नर्स। ओके, तो हैदराबाद में कौन था? चिन कुलिच खान, या फिर उसको बोलो निजामुल मुल्क बोलो, आप जो जो बोलना है बोलो, ठीक है। और उसने असफ जाह वन उसको बोला जाता है, मीन्स कि उसने असफ जाही डायनेस्टी, डेंसिटी में बोल दे रहा हूँ, असफ जाही डायनेस्टी की शुरुआत की उसने, ठीक है। डायनेस्टी मीन्स वंश, तो असफ जाही वंश की जो शुरुआत की थी वो उसने किया। ओके, तो बंगाल में मुर्शिद कुली खान और अवध में सादत खान। ओके, तो अब हम देखते हैं हैदराबाद। तो हैदराबाद में हो क्या रहा है हम ये देखेंगे, ठीक है, अच्छे से देखेंगे। और थोड़ी मैं हिस्ट्री आपको कहानी के तौर पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, रटना नहीं है, बस थोड़ी कहानी देखनी है भाई। ये चिन कुलीच खान या फिर निजाम उल मुल्क या फिर असफ जाह वन, तीनों एक ही थे, आपको पता है। और आप कमेंट सेक्शन में जाके बताओ, वीडियो पॉज करके आप ये बताओ कि ये किसके शासन काल में ये जो सक्सेसर स्टेट्स बने थे हैदराबाद में, किसके शासन काल में आया था। आप 2 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, जो भी है, वीडियो पॉज करके सोचो और बताओ। और अगर आपको नहीं पता है तो आप प्लीज लेक्चर 1.2, 1.3 ये सब देखें, ठीक है। 1.2 देखें, सॉरी, मीन्स कि जो लेक्चर में टोटली देख लो, 1.1, 1.2, 1.3 जो मुगल डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर है। ओके, तो हम अब देखते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे कि अब हो क्या रहा है कि ये जो निजाम है, आप हिस्ट्री देखो कि जो निजाम है, ठीक है, अब हुआ क्या कि ये, आप इस जगह का नाम सुने होंगे जिसका नाम है समरकंद, ठीक है। और समरकंद जो अभी का जो उज्बेकिस्तान वाला रीजन है, दैट इज समरकंद, ठीक है। अब आप कमेंट सेक्शन में जाके ये बताओ कि उज्बेकिस्तान के बारे में आप क्या क्या जानते हो, राजधानी कहाँ है, उसकी बाउंड्रीज कहाँ से लगती है, आप ये मुझे बताओ, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, ठीक है। तो उज्बेकिस्तान सेंट्रल एशिया में है। तो मीन्स कि ये जो निजाम वाला जो जो इसके एंकेस्टर्स थे, मीन्स कि जो पूर्वज थे, एंकेस्टर मीन्स पूर्वज, जो पूर्वज थे वो समरकंद वाले रीजन से आए थे, दैट इज द पार्ट ऑफ द सेंट्रल एशिया, और जो कि मॉडर्न डे उज्बेकिस्तान है उस वाले रीजन से आए थे, ठीक है। तो अब आया कौन? तो सबसे जो पहले आए थे, इसके ग्रैंड फादर थे, जिसका नाम था, इसके जो सबसे पहला बंदा आया था ये निजाम के वंश का, इसका नाम था ख्वाजा अबीब, ठीक है। तो ये देखो, ख्वाजा अबीब। अब ये ख्वाजा अबीब आया था, ठीक है। तो ये था जो निजाम उल मुल्क था उसका ये दादा था, ठीक है। तो ये जो ख्वाजा अबीब आया, ये आ रहा है औरंगजेब के टाइम में, ठीक। औरंगजेब के टाइम में ये इंडिया आता है, ठीक है। अब क्या करता है, औरंगजेब के टाइम में आया और आ, ये इसने जो अपना इंप्रेशन बनाया मुगल एम्पायर पे, जो औरंगजेब था, वो बहुत ही अच्छा इंप्रेशन बनाया, किसने? ये ख्वाजा अबीब ने, ठीक है। अब आपको पता ही है उस समय का राजा क्या था, भाई खुश हो गया तो जो मन वो दे दो, ठीक है। तो ये ख्वाजा अबीब से जो था औरंगजेब, वो पूरी तरीके से खुश हो गया, ठीक है। और फिर इसको क्या हुआ, बहुत सारे फेवर्स दिए गए, ठीक है। अब फेवर्स में क्या, पैसा दिया होगा, कोई अच्छा पोजीशन दिया हो गया, ठीक है। तो ये बस मैं एक आपको स्टोरी बता रहा हूँ, ख्वाजा अबीब के बारे में आपको याद नहीं रखना है, आप ऐसे याद रखो। ख्वाजा अबीब क्या था, ये जो निजाम उल मुल्क था ना उसका दादा था। तो वो औरंगजेब के टाइम में समरकंद, जो अभी का उज्बेकिस्तान वाला रीजन है, सेंट्रल इंडिया का पार्ट, वहां से इंडिया आया औरंगजेब के टाइम में। और औरंगजेब के टाइम में आने के बाद इसने जो मुगल एम्पायर था उस पर एक अच्छा इंप्रेशन बनाया,
कुछ अच्छे काम किए होंगे, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, औरंगजेब खुश हो जाता है, मुगल एम्पायर खुश हो जाता है, उसको अच्छे कुछ फेवर्स देता है, ठीक है। तो उसने अपनी जगह बना ली ये ख्वाजा अबीब ने। अब ख्वाजा अबीब का जो पोता है, ठीक है, ख्वाजा अबीब का पोता है, वो है कमरुद्दीन। अब देखो यहां से खेल, अब आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये जो कमरुद्दीन है, ठीक है, तो ये उसकी एज उस समय में 19 साल की थी। 19 साल के एज में इसने क्या किया कि अ, इसमें जो थी तलवारबाजी और युद्ध नीति की जो थी, इसमें बहुत अच्छी स्किल्स थी। सोचो 19 साल के एज में, अभी 19 साल के एज के बच्चे क्या कर रहे हैं, टिकटॉक चला रहे हैं या यूट्यूब देख रहे हैं। तो ये देखो कि ये जो बंदा है 19 साल की एज में, जो इसमें वॉरियरशिप का जो स्किल था वो बहुत ही खतरनाक वाला था। तो औरंगजेब खुश हो जाता है, ठीक है। अब औरंगजेब खुश हो जाता है तो इसको एक टाइटल देता है। सोचो 19 साल की उम्र में ही एक टाइटल ले लिया इसने, चिनकलीज खान, ये एक टाइटल दिया गया, ठीक है। अब इस टाइटल का मतलब क्या होता है, बॉय स्वॉर्ड्समैन। तो ये है चिनकलीज खान, ठीक है। तो ये चिनकलीज खान मतलब मेनली वो क्या था, कमरुद्दीन था। किसका पोता, ख्वाजा अबीब का पोता। ख्वाजा अबीब वगैरह याद, बस मैं स्टोरी आपको बता रहा हूँ कैसे ख्वाजा अबीब समरकंद से इंडिया आ जाता है। इंडिया में आकर के उसने अपना इंप्रेशन थोड़ा बनाया और औरंगजेब ने उसको कुछ पोजीशन वगैरह दिया होगा, ठीक है, कि आप यहाँ रहो, पोजीशन दे दिया, सेटल हो गया बंदा। उसका पोता कमरुद्दीन, वो भी खतरनाक अच्छा वॉरियर वॉरियर टाइप का बंदा था। तो 19 साल के एज में औरंगजेब उससे खुश हो जाता है, फिर इसको एक उपाधि दे देता है, चिनकलीज खान, जिसको बोलते हैं बॉय स्वॉर्ड्समैन। ओके, तो यही जो चिनकलीज खान है, यही आपका है, कौन है ये, यही है असफ जाह वन। ही इज नो वन बट असफ जाह वन। और यही जो असफ जाह वन है, इसी को हम बोलते हैं निजाम उल मुल्क, ठीक है। ही वॉज द निजाम उल मुल्क, ठीक है। अब क्या होता है कि इसको, ये जो असफ जावन है, या फिर चीन कलीज खान कर दो, या फिर कमरुद्दीन कर दो, या निजाम उल मुल्क कर दो, ये पहले क्या होता है ना, डक्कन 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 वाला जो क्षेत्र होता है, ठीक है, ये जो महाराष्ट्र वाला जो रीजन है नीचे का, ठीक है। तो ये ढक्कन का जो क्षेत्र, डक्कन का क्षेत्र होता है, वहां का एक सूबेदार बनता है, ठीक है। बट आप फिर से आप वीडियो रोको और आप ये बताओ कि ये वजीर था, पहले डक्कन का सूबेदार था, फिर इसको वजीर बनाया गया। किसके शासनकाल में ये वजीर था, आप कमेंट सेक्शन में जाके लिख देना, 2 मिनट वीडियो पॉज करके, हालांकि मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये जो वजीर बना, ठीक, तो ये वजीर बनता है मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम में, 1722 से 1724 के टाइम में, ठीक। बट आपको मैंने क्या बताया था कि मोहम्मद शाह रंगीला मतलब कि भरोसे के वो राजा ही, मोहम्मद शाह रंगीला, रंगीला क्यों बोला गया था उसे, तो आप लेक्चर 1 में से वो भी मैंने बताया है। तो रंगीला क्यों बताया है, वो बहुत ही एकदम ऐशो आराम वाला जिंदगी जीने वाला था, बहुत ही शक्की टाइप का आदमी था। तो निजामुल मुल्क बोला कि भाई क्या इसके साथ में रहूं, चलो भाई अपन चलते हैं ढक्कन। ढक्कन में तो मैं पहले भी सूबेदार था, तो वहां पे अपने अपने हिसाब से काम करेंगे, वहां पे अपना सुप्रीमेसी दिखाएंगे। तो ये बंदा आ जाता है ढक्कन, और ढक्कन में इसने इंडिपेंडेंटली काम करना स्टार्ट कर दिया। बट वही बात है, इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, बट कभी भी इसने ऐसा नहीं कहा कि मैं मुगल राज्य के, मुगल साम्राज्य के से अलग हूं। उसने हमेशा ये बोला कि मैं मुगल साम्राज्य के अंडर में हूं, बट वो काम सब कुछ खुद से करता था, ठीक है। अब क्या काम करता था, अब देखते हैं। अब ये देखो, वो युद्ध भी अपने मन से लड़ता था, कोई मुगल से पूछने की जरूरत नहीं है, किससे शांति चाहिए, किसको टाइटल देना है, किसको जागीर देनी है, किसे ऑफिस देना है, सब कुछ ये अपने मन से करता था, ठीक है। हालांकि जो सिक्के थे अभी भी मुगल एम्पायर के नाम से बनते थे, और जो फ्राइडे का जो प्रेयर्स था, ठीक है, उसमें अभी भी मुगल एम्पायर का नाम लिया जाता था, ठीक है। तो ये था सक्सेसर स्टेट का, यही एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, वो अभी भी आपको देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट इज
अब ये क्या कर रहा है, जो बड़े बड़े जमींदार थे उसको उसने फोर्स किया कि भाई यहाँ के हम ही हैं सिकंदर, यहाँ के हम सिकंदर। कौन है सिकंदर? तो निजामुल मुल्क। ठीक। और उसने क्या किया कि रिवेन्यू सिस्टम में जितना भी करप्शन होता था ना, उसको उसने कोशिश किया कि खत्म कर दिया जाए। और औरंगजेब ने जो गलती की थी हिंदू और मुस्लिम के बीच में, या फिर सिख्स के बीच में, हिंदू मुस्लिम अलग अलग के हिस्से, हिंदूज के ऊपर जिजिया टैक्स लगाया जाए या इस टाइप के, तो उसने क्या किया कि टॉलरेंट पॉलिसी अपनाई हिंदूज के लिए। एग्जाम्पल ये है कि उसका जो दीवान था वो एक हिंदू था जिसका नाम पूरन चंद था। आपको पूरन चंद का नाम याद नहीं रखना है, बस आपको ये याद रखना है कि ही फॉलोड द टॉलरेंट पॉलिसी टुवर्ड्स द हिंदूज। ओके, एनी डाउट? आगे बढ़ते हैं। अब इसका एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन इज लाइक कि उसने क्या किया, दक्कन को 6 सूबा में बांट दिया था। जो सूबा है औरंगाबाद, खंडेश, बिरार, बीजापुर, मोहम्मदाबाद एंड हैदराबाद। एंड इससे आपको पता चलेगा अभी भी दक्कन, औरंगाबाद का जो रीजन है औरंगाबाद का, अगर आप औरंगाबाद जाओ कभी तो वहां पे आप दौलताबाद का किला देख सकते हो। ठीक है। तो और ये 6 सूबा थे, औरंगाबाद, खंडेश, बिरार, बीजापुर, मोहम्मदाबाद एंड हैदराबाद। ओके। आप एक डाउट, एक कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि औरंगजेब ने बीजापुर को कब जीता था। ठीक है, ये आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। और जो दक्कन और जो 6 सूबा थे उसको फर्दर उसने डिवाइड किया था, सरकार, महल, परगना, देश। तो ये इसी तरीके से है कि जैसे देश के नीचे राज्य, राज्य के नीचे जिला, इस तरीके से जो होता है जिला, उसके बाद आपका गांव आता है, जो एड्रेस आता है अलग अलग, इस तरीके से। तो जो दक्कन है उसको 6 सूबा में डिवाइड किया। वो 6 सूबा थे औरंगाबाद, खंडेश, बिरार, बीजापुर, मोहम्मदाबाद, हैदराबाद। और वो 6 सूबा फिर से सरकार, महल, परगना एंड देश में डिवाइड थे। ठीक है। वहां का जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, लैंड रेवेन्यू सिस्टम अभी भी आप जानते हो कि गांव सब में जो है ना, वो बीघा कट्ठा वाला सिस्टम चलता है। ठीक है। तो रिवेन्यू रेट जो था ना, रिवेन्यू रेट को जो डिटरमाइन किया था पर बीघा के अकॉर्डिंग डिटरमाइन किया था, रिवेन्यू रेट पर बीघा। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस। ठीक है। और एक रीजनेबल टैक्स लगाया जाता था। और क्रॉप शेयरिंग का भी ऑल्सो वहां पे सिस्टम था। और जो एक चीज है कि टैक्स किससे लेना है, जमींदार से भी टैक्स लेना है। तो टैक्स लगाने से पहले जो है, रेवेन्यू असेसमेंट करने से पहले जमींदार को कॉन्फिडेंस में लिया जाता था। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई आज से तुम्हें 50% देना पड़ेगा। जमींदार से बात किया जाता था, उसको कॉन्फिडेंस में लिया जाता था, फिर उसके बाद ही रेवेन्यू असेसमेंट किया जाता था। तो ये एक अच्छी बात थी वहां पे। तो अदर टैक्स अगर हम देखते हैं, 2 टाइप के टैक्स जो थे वो ब्रॉडली डिवाइडेड थे हैदराबाद के टाइम में, जो निजाम ने लगाया था। एक मल था, एक वजूहत था। ठीक है। तो जो मल था, मल मीन्स कि जो कल्टीवेटेड लैंड है उसके ऊपर मल लगाया, मल नाम का टैक्स लगाया जाता था। और वजूहत भी 2 पार्ट में हो गया कि एक जीहत बोलते हैं, एक सैरे जीहत बोलते हैं। ठीक है। तो ये मैं बस जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ। ठीक है। तो मल और उजूहत, मल ऑन द कल्टीवेटेड लैंड एंड उजूहत में भी 2 पार्ट हो गया। ठीक है। तो एक है सैर ए जिहत। सैर ए जिहत जो है वो मार्केट्स या फिर जो ट्रेड किया जाते थे उसके ऊपर लगाए जाते। तो जिहत जो है, जिहत क्या था, जो टैक्स लगाया जाता था। अब ये जो मल के लिए, मल का असेसमेंट करने के लिए जो एक्सपेंस हो रहा है उसकी भरपाई के लिए जिहत नाम का टैक्स लगाया जाता था। आप समझ लो, एक मल था, एक उजूहत था। मल वाज ऑन द लेविड ऑन द कल्टीवेटेड लैंड, एंड उजूहत को 2 भाग में बांटा गया, जिहत एंड सैरे जिहत। जो सैरे जिहत था वो ऑब्टेन्ड बाय टैक्सिंग मार्केट सेंटर, जो दुकान, जो अभी भी आप गांव में अगर देखोगे तो जैसे किसी किसी दिन जो है वो बाजार लगता है। ठीक है। तो उस टाइप के जो मार्केट्स लगते थे, या फिर अभी भी कहीं पे भी मार्केट लग रहा है, ठीक है, मार्केट है या फिर ट्रेड है, उसके ऊपर टैक्स। जिहत क्या था, मल वाला जो टैक्स है उसको असेस करने के लिए जो गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट का जो पैसा खर्च हो रहा है उसको, वो पैसा कहां से आएगा? तो वो पैसा आएगा एक टैक्स से जिसका नाम है जिहत। ओके, यही है। और इसके अलावा भी कुछ टैक्स लगाए जाते थे, बस मैं आपको नाम बता रहा हूँ, याद करने की जरूरत नहीं है। उसका नाम था बग था, बघात था। ठीक है। और दस्तूर था। इस टाइप के टैक्स थे।
ये भी वजूहत के अंडर ही आते थे, याद रखने की जरूरत नहीं है, बस अब मल और वजूहत को याद रखो, ठीक है। अब देखते हैं कि भाई इतना अच्छा काम तो अच्छा ही कर रहा था, तो डिक्लाइन कैसे हुआ। तो डिक्लाइन के बहुत सारे रीजंस हैं। ये आप देखो कि जब निजाम असफ जाह वन, जिसे हम क्या बोलते हैं, बताइए आप, निजाम असफ जाह, निजाम उल मुल्क, ठीक है, चिन कुलीज खान, इसकी जब मृत्यु होती है तो क्या होता है, 1748 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो 1748 में मृत्यु होने के बाद हैदराबाद में बहुत सारे क्राइसिस होने लगते हैं, ठीक है। अब जैसे देखो, जो मराठा और तेलुगु वॉरियर चिफ्स थे ना, उसके साथ हमेशा आप आगे के चैप्टर्स में देखोगे कि हमेशा स्ट्रगल हो रहा है। कभी मराठा के साथ, मराठा मैसूर में झूठ मूठ का स्ट्रगल हो रहा है, कभी हैदराबाद के साथ हो रहा है, तो आपस में ये लड़ते रहते थे। दैट वाज अ वन रीजन। एंड दूसरा क्या है कि वॉर ऑफ सक्सेशन, जो निजाम का जो सन था नासिर जंग, और जो उसका ग्रैंड सन था मुजफ्फर जंग, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग, नाजिर नासिर जंग वाज द बेटा एंड मुजफ्फर जंग वाज द पोता। इसी दोनों में लड़ाई हो रही है कि भाई हम कौन गद्दी पे जाएगा, ठीक है। तो इसका फायदा हम आगे देखेंगे कि जैसे फ्रेंच कमांडर डुप्लेक्स कैसे आता है और इसका फायदा उठाता है। ये बहुत बड़ी देखने वाली बात होगी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि जो डेक्कन वाला जो रीजन है, ठीक है, जो मुगल डेक्कन वाला रीजन था, उसमें एक रीजन था कर्नाटिक, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे, ठीक है, कि ये क्या हो रहा है कि जिस तरीके से हैदराबाद के निजाम ने इंडिपेंडेंट डिसीजन लेना स्टार्ट किया दिल्ली से, ठीक, उसी तरीके होता है ना कर्मा, उसी टाइप का, मतलब जैसा ये कर रहा था वैसा ही दूसरे इसके साथ करने वाले थे, हैदराबाद के निजाम के साथ। तो जिस तरीके से इसने दिल्ली के साथ किया कि भाई राजा तो आप ही हो, भाई आप हो राजा, लेकिन कहने को राजा, सारा डिसीजन हम लेंगे। तो उसी तरीके से, मतलब जिस तरीके से ये इंडिपेंडेंट हो गया था, उसी तरीके से जो हैदराबाद वाला रीजन था, उसमें जो कर्नाटिक है, सॉरी डेक्कन वाला जो रीजन है, उसमें एक रीजन आता है कर्नाटिक, कर्नाटिक होता है, ठीक है। तो यहाँ का जो एक, यहाँ का अ, नवाब जो था, दैट वाज सादुतुल्ला खान, ठीक है। अब इसने क्या किया, जिस तरीके से निजाम इंडिपेंडेंटली डिसीजन ने लगाया था और अपने पोजीशन को वंशानुगत मीन्स कि हेरिडिटरी बना दिया था, उसी तरीके से जो यहाँ का नवाब था कर्नाटिक का, जो कि हालांकि डेक्कन के ही अंदर में आता था, वहां का नवाब का था सादुतुल्ला खान। उसने अब क्या किया, अपने दोस्त अली को, दोस्त अली, वेरी इंपॉर्टेंट नेम फॉर आगे का जो चैप्टर है, जब हम वॉर ऑफ कर्नाटिक वार्स देखेंगे उसमें, ये जो दोस्त अली है, इसको इसने घोषित कर दिया अपना सक्सेसर, बिना नवाब से पूछे, सॉरी बिना निजाम से पूछे। तो इससे क्या होता है कि जो आपस में ही जो इन लोगों का टसल होता है वो बढ़ जाता है, और इस टसल का, ये जो स्ट्रगल है, इसका फायदा कौन उठाता है, इसका फायदा उठाएंगे अंग्रेज, इसका फायदा उठाएंगे फ्रांस के लोग। जो फ्रेंच आएंगे, जो अंग्रेज आएंगे, इसका फायदा उठाएंगे। और आप देखोगे किस तरीके से ये जो चीज है, ये कर्नाटिक वार्स में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उधर कौन था, नासिर जंग, मुजफ्फर जंग, यहाँ पे कौन है, सादतुल्ला खान और दोस्त अली, ठीक है। तो ये आप ध्यान दो। और इस तरीके से ये जो हैदराबाद वाला पार्ट है, ये हम यहाँ पे खत्म करते हैं। आपको कोई भी डाउट हो तो आप अच्छे से एक बार पहले तो वीडियो देखो, अगर फिर भी डाउट नहीं जा रहा है या फिर डाउट फिर भी ये बना हुआ है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करो, आई विल सॉल्व योर डाउट पक्का, ठीक है। तो आज के लिए हम अपनी क्लास को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।